Good morning friends, here comes once again Saurav Kumar and I will be teaching you computer architecture, computer organization architecture. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि आखिर किस तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं, जैसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है. अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका ब्रांच, इंस्ट्रक्शन और सब रूटीन कॉल्स. ये जो है इंस्ट्रक्शन सेट का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और जिसको कहें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वही है ये ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. अब इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको समझने के लिए जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे फ़ोटो बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसको किस तरीके से करते हैं ये हम लोग आज देखेंगे. जैसे कि यहाँ पर ये जो मेमोरी वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? ये मेमोरी वर्ड्स हैं. मतलब मेमोरी वर्ड्स का मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए स्टोरेज का काम करते हैं. और इंस्ट्रक्शन स्टोरेज किस वजह से होता है? इंस्ट्रक्शन स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की वजह से होता है. कहाँ पर जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँचा, कहाँ पर स्टोर किया गया, वो उसको हम लोग मेमोरी वर्ड्स कहते हैं. तो ये जो मेमोरी वर्ड है उसमें सपोज कीजिए कि आपके पास अनगिनत मेमोरी वर्ड्स हैं और उसमें 1 2 3 के नाम से या फिर उसका जो भी मेमोरी है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, उस तरीके से इसका नेमिंग किया गया है. अब यहाँ पर 0 में पहला इंस्ट्रक्शन, 1 में दूसरा इंस्ट्रक्शन, 2 में तीसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरे में चौथा इंस्ट्रक्शन. कहने का मतलब जो मेमोरी वर्ड है जो 0 से शुरू होता है, मेमोरी वर्ड 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 में 1 2 3 करके डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस किया गया है. लास्ट क्लास में हमने इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग पढ़ा था, तो ये इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग का तरीका है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेमोरी वर्ड है 1 2 3, लेकिन यहाँ तक जो इंस्ट्रक्शन आया 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन, चौथे इंस्ट्रक्शन के बाद ये पांचवा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था. जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है उस तरीके से पांचवा इंस्ट्रक्शन उसमें होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है नहीं. पांचवा इंस्ट्रक्शन आपका कौन सा है? ये बी. तो जब नॉर्मल जो आपका फ्लो है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का, तो ये जो नॉर्मल फ्लो जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वो इंस्ट्रक्शन तीसरा चौथा के बाद आपका सीधे बी पे चला जाए. मतलब ये हो सकता है कि 60वां हो, 75वां हो, कोई भी हो सकता है ये. तो ये बी जो है ये कोई भी हो सकता है. अब इस बी में कोई भी पोजीशन पर ये चला गया और फिर 60वां से 61वां, 62वां, 63वां, इस तरीके से अगर ये एग्जीक्यूट करेगा तो हम लोग यहाँ पर समझिए ऐसे कि ये 60वां था तो फिर 61वां, फिर 62वां. ये जो कंटिन्यूअस फ्लो हुआ है वो क्या हुआ है? जंप इंस्ट्रक्शंस के कारण हुआ है. एक इंस्ट्रक्शन कहीं पर है, उसके बाद उतना सारा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के बाद एकाएक किसी और लोकेशन में अगर आपका इंस्ट्रक्शंस जंप कर जाता है, मूव कर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जंप इंस्ट्रक्शंस टू सम अदर लोकेशंस. यहाँ पर वही हो रहा है, जंप इंस्ट्रक्शंस टू लोकेशन बी. हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जंप इंस्ट्रक्शंस टू लोकेशन बी, और ये लोकेशन बी के बाद जो है डिफरेंट जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वहां से फिर अगेन लाइन अप हो जाते हैं. मतलब बी के बाद, बी अगर 60वां है तो 61, 61, 62, 63, 64, इस तरीके से कंटिन्यूअस अगर चलेगा तो होता क्या है कि ये इसको हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रांच इंस्ट्रक्शन. ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि ये हो गया ब्रांच इंस्ट्रक्शन.
ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसलिए है क्योंकि ये सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कर रहा था, लेकिन करते करते एक इसके पास ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि इसको जो है जाना पड़ा इस इंस्ट्रक्शन के पास। कहने का मतलब ये इंस्ट्रक्शन सारा एग्जीक्यूशन हो रहा था, लेकिन लास्ट जो इंस्ट्रक्शन था वो कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन था जिसके चलते इसको किसी और लोकेशन में जाना पड़ा और उस लोकेशन में जा करके और फिर से वहां से कंटिन्यू करना पड़ा। तो इसको हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है branch instruction. In branch instructions, control unit jumps to an instruction stored in some arbitrary address B as the next instruction to be executed and continues from the jump address. कहने का मतलब जब पहले से जो कंटिन्यूटी थी, अब कंटिन्यूटी के बाद क्या हुआ, जंप किया किसी और लोकेशन से और फिर उस लोकेशन से फिर लगातार आपका इंस्ट्रक्शंस चल रहा है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन को ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और वहीं पर कुछ दूसरे टाइप के भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि सब रूटीन कॉल्स। अब सब रूटीन कॉल्स क्या हैं? तो सब रूटीन कॉल्स में क्या होता है कि जो सारे इंस्ट्रक्शंस तो हैं वो कंटिन्यूअस जा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आया कि दूसरे लोकेशन में चला गया। लोकेशन में चला गया तो यहाँ तक तो ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन ही होता, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन करने के बाद धीरे धीरे जो चलता रहा और जब यहाँ का काम खत्म हो गया तो वापस से अगेन फिर जो है उसी पोजीशन पर आया और उस पोजीशन से फिर कंटिन्यू करने लगा। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब रूटीन कॉल्स। सब रूटीन कॉल जनरली होता है कि आपका जो डिफरेंट जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं था। एग्जीक्यूट जितना हो पाया, लेकिन उसके बाद उसमें उसी के दौरान कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन थे जिसमें कि डिफरेंट सब प्रोग्राम को कॉल किया गया। सब प्रोग्राम का मतलब समझिए, सब प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम, उसको सब प्रोग्राम कहते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिल करके एक बड़ा प्रोग्राम बनता है। जैसे कि मान लिया मैंने प्रोग्राम बनाया अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस का, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें क्या होगा कि मैं इंक्लूड कर दूंगा एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी और सब्सट्रैक्शन भी। ये चारों चीज मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। तो जैसे ही इंक्लूड करूंगा तो एडिशन के लिए कुछ अलग प्रोग्राम, इसके लिए सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ अलग प्रोग्राम और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग। तो ये सब चारों के लिए मैं अलग अलग कुछ सेट ऑफ सब प्रोग्राम्स लिखूंगा। तो उन सब प्रोग्राम्स को करने के लिए कभी आपका जो कंट्रोल है वो एडिशन के पर जाएगा, कभी आपका कंट्रोल सब्सट्रैक्शन पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हर बार प्रोग्राम में, जब एक प्रोग्राम मैंने बनाया है अरिथमेटिकल फंक्शन का, तो उसमें चार चीज दिए हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन अगर उस मैथमेटिकल फंक्शन में चारों ना निकालना हुआ हो और कोई दो ही चीज निकालना हो, जैसे एडिशन और डिवीजन, तो क्या होगा? तब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन की। जब उस प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे ही क्यों, जब ज़रूरत ही नहीं है, मांग ही नहीं है प्रोग्राम में। तो जब ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको नहीं एग्जीक्यूट करवाना है। तो अलग से हम लोग क्या करेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग उसमें कोड्स डालेंगे और केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही कॉल करेंगे या एडिशन और डिवीजन को ही कॉल करेंगे। जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसको कॉल करेंगे, बाकी को कॉल नहीं करेंगे, ताकि हमारा प्रोग्राम में समय भी बच जाए और फालतू क्या प्रोसेसर को हानि भी ना हो। प्रोसेसर जो है इतना स्पीड में रहता है, प्रोसेसर को हम व्यर्थ में काम क्यों करवाएं जब हमें वो चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेमोरी वर्ड्स में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उस डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो सब प्रोग्राम है उस पर चले जाते हैं,
वहां से जंप इंस्ट्रक्शन को लेकर के और सब रूटीन कॉल को का इस्तेमाल करते हैं, सब प्रोग्राम पे चले जाते हैं और वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम लोग पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब वो सारा काम हो जाता है तो वापस से फिर वहीं पर जहां पर से हम लोग जंप करके गए थे वहीं पर से जंप करने के बाद वहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। इन सब रूटीन कॉल द कंट्रोल यूनिट बिगिंस एग्जीक्यूटिंग a complete program called a subprogram or processor starting at some addresses S। ये जो एड्रेस S है वो कोई दूसरा एड्रेस है और वहां से फिर वो कंटिन्यू करेगा for a subroutine call and it returns to the next instruction। और यहां से फिर क्या होगा, वो कॉल करने के बाद उसको उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को execute करेगा to the next instruction after the subroutine call, that is when a return instruction is inserted in the body of subroutine। मतलब तब तक वो उसको चलाता रहेगा जब तक कि फिर से रिटर्न इंस्ट्रक्शन उसको नहीं मिल जाता कि भाई अब हमारा काम हो गया, तुम वहीं से शुरू कर सकते हो जहां पर से कूद के आए थे। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, क्योंकि ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम को दर्शाता है और मेन चीज जो है हम लोगों का क्या है, प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के जरिए ही हम लोग जो है बहुत सारा काम करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं और कहां से कहां इंस्ट्रक्शन फ्लो जो है वो मूव करता है। तो होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइज। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने देखा कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और सीक्वेंसिंग के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि जो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन वगैरह है किस तरीके से होता है, प्लस इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंसिंग में हमने ये देखा है कि जो एलोकेशंस हैं, डिफरेंट मेमोरी एलोकेशंस, वो किस तरीके से काम करते हैं और जो जंपिंग स्टेटमेंट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों को कुछ और नहीं बल्कि उन इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से मेमोरी से हम लोग उठाते हैं और कहाँ से मेमोरी में उसको बार बार फिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने अभी तक देख रखा है। तो जो इंस्ट्रक्शन का जो काम है वो इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग और इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग को हमने देखा कि ब्रांचिंग में क्या होता था, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जंप इंस्ट्रक्शंस लगाए जाते थे और वो जंप इंस्ट्रक्शंस आकर के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स पे चले जाते थे और वहाँ से वो कंटिन्यू करता था। जबकि हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शंस के लिए और भी चीज़ें थी, जैसे कि सीक्वेंसिंग में उसमें क्या होता था कि हम लोग जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को जो दूसरी जगह पे इंस्ट्रक्शंस गए थे वहाँ पर से एक क्लब, मतलब कि एक लॉट में हम लोग क्या करते हैं कि सब प्रोग्राम्स को उठाते हैं और वो सब प्रोग्राम्स को काम करने के बाद फिर से वापस हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हम लोग फिर से वापस उसी स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पर से हम लोगों का प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था या प्रोग्रामिंग हम लोग बीच में जहाँ पर जंप स्टेटमेंट आया था। तो इन सब चीज़ों को हमने अभी देखा है और अभी जो है हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो रजिस्टर्स क्या होते हैं और इन रजिस्टर्स का बहुत महत्व है जब आपकी प्रोसेसिंग की जा रही है और प्रोसेसर के साथ इनको जब अटैच किया जाता है। तो ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो रजिस्टर्स सबसे पहले समझिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरीज विच कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर्स क्या हैं? हाई स्पीड मेमोरीज हैं जो कि
जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जल्दी जल्दी मूव करने में हमारी मदद करते हैं। जल्दी जल्दी मूव करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं वो डिफरेंट रजिस्टर्स में, एक रजिस्टर्स नहीं होते, कई सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो ये रजिस्टर हेल्प करते हैं हमें ये समझने में कि जो डेटा है वो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर से तीसरे रजिस्टर में किस तरीके से डेटा मूव होता है। और ये डेटा जो है हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस से लेते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस जहाँ भी स्टोर किए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शन के जरिए ये डेटा को हम लोग रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं और उस रजिस्टर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। Registers are high-speed memories which can store data and instructions. These registers are helpful in processing data. ये registers किस में help करते हैं? Data को process करने में, data को process करने में help करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपका main keywords हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आप आंसर लिख रहे हैं। तो और इंस्ट्रक्शंस बाय द प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब कि जो रजिस्टर्स हैं वो डेटा को प्रोसेस करने में, इंस्ट्रक्शंस को या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। The CPU of a computer include a set of high speed of registers. CPU मतलब क्या हो गया? CPU का जब CPU हम लोग कह रहे हैं तो CPU का मतलब क्या हो गया? CPU का मतलब दो होता है, कंट्रोल यूनिट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट प्लस ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हम लोगों को याद कीजिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उसमें मैंने बताया था आपको कि CPU कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU। तो ALU और CU दोनों में क्या होता है, दोनों में इस तरीके के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं और वो हमें मदद करते हैं रजिस्टर जो प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको स्पीड अप करने में, उसको हाई स्पीड देने में हमारी मदद करते हैं ये रजिस्टर्स। कैसे? द CPU ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड हाई सेट ऑफ स्पीड ऑफ रजिस्टर्स, बहुत सारे उसमें हाई स्पीड रजिस्टर्स लगे होते हैं। दीज रजिस्टर्स में होल्ड डेटा टेम्पररी रिजल्ट्स, कहने का मतलब जो ये डेटा हैं वो टेम्पररी रिजल्ट्स को मौजूद करने में स्टोर करने में हमारे बहुत सक्षम होते हैं। कैसे होते हैं? अब जैसे सपोज कीजिए कि आपने कंप्यूटर को दिया 2 + 3 + 4, तो जो फाइनल रिजल्ट है 2 + 3 5 और 5 + 4 = 9, तो फाइनल रिजल्ट 9 है। लेकिन 2 + 3 जो 5 हुआ, ये 5 कहाँ स्टोर होगा? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये कहाँ स्टोर होगा? These are the temporary memories. These are the temporary numbers which has to be holded by different temporary memories. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्पररी रिजल्ट्स को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। और many addresses, कहने का मतलब कि जहां जहां ये जैसे 2 का एक अलग लोकेशन होगा, 3 का अलग लोकेशन होगा, 4 का अलग लोकेशन होगा, तो 5 जहां पे 5 है, कंप्यूटर बिना स्टोरेज का तो कुछ करेगा नहीं, तो 2 + 3 किया तो उसको आया आंसर 5, तो 5 को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, तो वो कहाँ करेगा? डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस में करेगा। और जब डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस में करेगा तो जब भी ये कंप्यूटेशन प्रोग्रेस में होगा तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उस मेमोरी एड्रेस से डेटा को फेच करेगा। अब नेक्स्ट जो काम होगा वो क्या होगा? 2 + 3 + 4 हमने कहा था, तो मतलब 2 + 3 तो 5 हो गया, तो 5 + 4 अब डेटा जो प्रोसेस होगा वो 5 + 4 होगा, तो वो कहां से निकलेगा? 5 निकलेगा इस मेमोरी एड्रेस से और 4 निकलेगा वहीं से जहां पर से आपका वो जो डेटा 2 + 3 + 4 लिखा गया है, मतलब इंस्ट्रक्शन से, तो वो इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे मेमोरी में होगा और ये जो है यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटेशन प्रोग्रेस में होगा तो हमारा जो कंप्यूटर है वो यहाँ से इस लोकेशन से डेटा को उठाएगा और उसके बाद कंट्रोल यूनिट फाइनली उसको जो रिजल्ट निकालेगा, मतलब 5 + 4 करने के बाद जो 9 आया उसको किसी डिफरेंट रजिस्टर में स्टोर करेगा। तो द कंट्रोल यूनिट यूजेस द फॉलोइंग रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि रजिस्टर, उसके पास कई सारे जो रजिस्टर होते हैं वो
स्टोर होता है उसको जो है यूज करता है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं। ये ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि हमेशा प्रोसेसर के साथ लग करके आते हैं और ये प्रोसेसिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं तो इसका यहाँ पे देखिएगा कि जैसे इसके पास 3 रजिस्टर्स होते हैं। 3 रजिस्टर कौन से होते हैं? पीसी प्रोग्राम काउंटर, दूसरा आईआर जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहलाता है, और तीसरा EAR दैट इज इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। तो ये तीनों रजिस्टर्स प्रोसेसर के साथ ही होते हैं, मतलब सीपीयू के साथ होते हैं। और ये करते क्या हैं? तो इनका सबसे बड़ा जो गुण होता है वो ये होता है कि मान लिया कि हमने कोई प्रोसेसिंग दे दिया, और प्रोसेसिंग देने के बाद जब प्रोसेस कर रहा होता है तो उस समय कंप्यूटर का जो मेमोरी है, जो ये रजिस्टर्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था 2 + 3 + 4। तो सबसे पहला जो इस इंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 2 को प्रोसेस किया जाएगा। 0 1 1 0 ये सब चेक किया जाएगा, तो ये पता चलेगा ये कि ये 1 0 था। उसके बाद जैसे ही 1 0 में ये चेंज होगा, जब तक ये प्रोसेसिंग कर रहा होगा तब तक 3 जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये क्या इंस्ट्रक्शन है? ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसको फिर अकाउंट में ले लेगा, इसको 1 1 में चेंज कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेसिंग हो रहे हैं, जितना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं, उसको पहले से ये प्रोग्राम काउंटर देख के रखता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी कर लेता है। देखिए यहां मैंने लिखा भी है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में ये हमारी मदद करता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है इट हेल्प्स अ लॉट। क्या करने में मदद करता है? आपका जो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसके एड्रेस को अपने पास ले लेता है कि अब की बार जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है वो इसी एड्रेस से मुझे लेना है। और ये होता कैसे है? वही सीक्वेंसिंग जो हमने आपको पहले बताया था, सीक्वेंसिंग, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग के जरिए, जो कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग में पहले ही वो डेटा को सीक्वेंस में लाइन अप कर दिया गया था कि अच्छा पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, 5वां इंस्ट्रक्शन, 10वां इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से जो है वो सेट हो जाता है मेमोरी में। और उस मेमोरी को रीड करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है, और ये प्रोग्राम काउंटर ही जो है हेल्प करता है उन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के पास भेजने में। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है? तो जो करेंटली डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है उस इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करता है, मतलब उसको स्टोर करता है। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शंस अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, मान लिया कि 2 + 3 + 4 था, तो 2 + 3 को अभी करंट में है, तो 2 + 3 को वो स्टोर करके रखेगा। कौन रखेगा? ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है, तो जब तक 2 + 3 हो रहा होगा तब तक ये क्या करेगा कि 4 का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? 4, तो 4 का जो एड्रेस है वो स्टोर कर लेगा, और यहाँ पे 2 + 3 होता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर विल नॉट सिट आइडल। वो उसको बैठना नहीं है, उसको काम करना है। तो काम करने के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस तो दे रखे हैं ना, तो जब इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो कंप्यूटर फास्ट होगा कैसे? तो हमने क्या किया कि रजिस्टर्स बढ़ा दिए, रजिस्टर्स में हमने प्रोग्राम काउंटर इंक्लूड कर दिया। अब जो नए मेमोरी, जो नए एड्रेसेस हैं, जो नए इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, उसको ये होल्ड करके रखता है। जो करेंटली हो रहे हैं उसको ये होल्ड करके रखता है, और जो हो चुका है ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है उसके लिए इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर होता है। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डेटा टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द मेमोरी। जो डेटा ऑलरेडी है उसको रिट्रीव करने में हमारी मदद करता है इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर्स। सो दिस इज व्हाई ऑल दीज 3 registers are very important, and they are being executed by the control unit, and control unit has these kind of registers so that the processing becomes faster and faster. So I hope you guys have understood it, and thanks for
giving me time. This will be a very helpful lecture to you, and I hope you will do good by seeing these lectures. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.